आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री गद्यकारा महादेवी वर्मा और उनके काव्य पर, जिन्हें महीयसी महादेवी भी कहा जाता है, जो पृथ्वी की तरह विराट विशाल व्यक्तित्व से संपन्न है, जिनकी कविता और गद्य रचनाएं उन्होंने हिंदी जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आधुनिक युग की मीरा के रूप में भी महादेवी वर्मा को पहचान मिली। मीरा जो भक्तिकाल की कवित्री हैं, जिन्होंने व्यवस्था के विरुद्ध, अव्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह का भाव जागृत किया। उन्होंने पूरी जो पूंजीवादी व्यवस्था है, सत्ता है, उसको ललकारा, उसको चुनौती दी। वही मीरा भाव महादेवी वर्मा में भी दिखाई देता है। महादेवी ने हाशिए पर पड़े हुए उन पात्रों को, उन चरित्रों को, या जो समाज में उपेक्षा के पात्र बने हुए हैं, जो गरीबी के कारण, जो पिछड़े वर्ग के कारण अपनी पारिवारिक और सामाजिक उन तमाम सीमाओं के कारण मान सम्मान से वंचित रह जाते हैं, उनको भी महादेवी वर्मा ने अपने गद्य रचनाओं में शामिल किया और समाज का ध्यान आकृष्ट किया। महादेवी बहुत ही संवेदनशील कवित्री हैं, रचनाकार हैं और विरह भावना की दृष्टि से जो शुचिता, पावनता, पवित्रता महादेवी की विरह भावना में दिखाई देती है, और जिस तरह की गीत योजना महादेवी वर्मा के पास है, उनकी लय से, उनकी आंतरिक अनविति से, उनकी कविताओं में, उनके गीतों में मिलने वाले प्रवाह से, और जो सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना महादेवी वर्मा की कविता में मिलती है, उन सब से उन्हें एक अलग पहचान न केवल हिंदी जगत में अपितु संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में मिली है। उनके अनेक चरित्र जो उनकी गद्य रचनाओं में, संस्मरणों में, रेखाचित्रों में, या जो रचनाकार उनके पथ के साथी रहे, उन सब को उन्होंने जीवंत कर दिया, ऐसे चित्रात्मक रूप में उकेरा कि वो मस्तिष्क पर, मन पटल पर एक स्थायी भाव की तरह अंकित हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक हिंदी काव्य और आधुनिक हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रमुख धारा, साहित्य धारा या काव्य धारा, जिसको हम छायावादी साहित्य कहते हैं, उस छायावाद में जो लगभग 1920 से 1936 तक का एक बहुत छोटी अवधि का ये समय रहा, लगभग 16-17 वर्ष का, उस छायावादी काव्य ने, छायावादी गद्य ने, छायावादी समालोचना ने, छायावादी अनूदित कृत्य ने छायावाद को पूरे आधुनिक हिंदी साहित्य में उस उत्कर्ष पर लाकर खड़ा कर दिया कि बहुत से समालोचक और इतिहासविद छायावाद को भी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानते हैं। हालांकि हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में भक्तिकाल की चर्चा की जाती है और अधिकांश लोग उसके पक्ष में भी हैं,
लेकिन छायावादी कविता ने अपनी संवेदना, अपने शिल्प, अपने परिष्कृत परिनिष्ठित भाषा विधान के कारण और जो भाषा के अंग हैं, भाषा के उपकरण हैं, उनमें जो धार, जो नवीनता छायावाद के कवियों और गद्यकारों द्वारा दी गई है, वह वास्तव में एक दैविक उपलब्धि जैसी प्रतीत होती है। छायावाद के प्रवर्तक, चाहे वो जयशंकर प्रसाद का साहित्य हो या महाप्राण निराला का साहित्य हो या कोमल कांत पदावली के प्रतिनिधि के प्रतीक सुमित्रानंदन पंत की कविता हो, उनका गद्य हो, पल्लव की भूमिका हो, या महादेवी वर्मा जो महीयसी हैं उनकी रचनाएं हों, ये वास्तव में हिंदी जगत की एक विलक्षण उपलब्धि है। तो उसी छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ महादेवी वर्मा मानी जाती हैं। पूरे आधुनिक हिंदी साहित्य में जो सशक्त कवित्री के रूप में, सचेत और जागरूक कवित्री के रूप में, विद्रोही कवित्री के रूप में और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बिगुल बजाने वाली लेखिका के रूप में हम महादेवी वर्मा को स्मरण करते हैं। उनका शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि संस्था भी उन्होंने स्थापित की इलाहाबाद में, और उनकी रचनाओं के माध्यम से उनका पूरा दर्शन, उनकी पूरी जीवन शैली, जिस गांधीवादी सात्विक आचरण और व्यवहार की वो पक्षधर थीं, उन सब के कारण उनको पूरा साहित्य जगत, भारतीय वांग्मय जगत उनको याद करता है, नमन करता है। आधुनिक हिंदी का जो युग है, जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है, उसमें हम जानते हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर अकविता आदि इस तरह के आंदोलन चलते हैं। उस आधुनिक युगीन समग्र साहित्य में मीरा की तरह पहचान बनाने वाली महादेवी वर्मा वो छायावादी काव्य की ही नहीं, पूरे आधुनिक काव्य की प्रतिनिधि कवित्री बनती हैं। उनकी कविता में जो मार्मिकता है, पात्रों के प्रति उनके मन में जो आत्मीयता है और अपने भावों विचारों को उद्घाटित करने की जो चित्रात्मक कला है, उन सब के कारण वो और उनकी कविता, महादेवी वर्मा और उनका समग्र साहित्य, वह सृजनशील जगत का, उसकी विरासत की एक अमूल्य निधि का परिचायक है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में 26 मार्च के दिन हुआ था और यह भारत में जिस त्योहार को पवित्रता का, पावनता का त्योहार कहा जाता है, होली, उस दिन उनका जन्म हुआ था। फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, वहाँ जन्मी और 1987 में उनका निधन हुआ। लगभग 33 वर्ष हो गए। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था और साहित्य सृजन की का जो धर्म है, साहित्य सृजन की जो प्रवृत्ति है, वह उन्हें अपनी माता हेमरानी देवी से भी संस्कार में मिली थी, क्योंकि वो भी हिंदी की विदुषी थी। महादेवी वर्मा का जो परिवार था वो संपन्न था, हर तरह से आत्मनिर्भर था। ऐसे संपन्न समृद्ध परिवार में, परिवेश में जन्मी वो माता पिता की पहली संतान थी। उनका जन्म बहुत माता पिता की प्रार्थना और
बहुत सारी ईश्वर के सामने याचना, इनके कारण कुल देवी दुर्गा का विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा परिवार पर उस प्रार्थना के पुण्य स्वरूप प्राप्त हुई और अनुग्रह प्राप्त हुआ। और उसी का परिणाम हुआ कि उनका नामकरण भी दुर्गा, जो शक्ति की प्रतीक हैं, जो अन्याय पर न्याय की विजय की प्रतीक हैं, और जो दैवी शक्ति, जो पूरी देव प्रजाति के बार बार दानवों से पराजित होने पर उनकी सहायिका बनकर, उनकी मदद करने वाली शक्ति बनकर प्रस्तुत होती हैं, उपस्थित होती हैं। उस दुर्गा की कृपा से, आशीष से महादेवी का जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम महादेवी रखा गया। मां के कारण, महादेवी का अपना कथन है, मां के कारण हमारा घर बहुत अच्छा खासा जू बन गया था। जू जो जिसको हम चिड़ियाघर के रूप में जानते हैं, जहां जीव जंतु आदि होते हैं। तो भाई बहनों के, परिवार के इस परिवेश को देखकर अच्छा खासा, बाबूजी जब लौटते तब प्रायः कभी कोई लंगड़ा भिखारी बाहर के दालन में भोजन करता रहता, कभी कोई। ये जो दान वृत्ति थी, यह जो याचकों के प्रति सम्मान का भाव था, वह भी पूरे घर में इस बात का बोध कराता था कि कभी कोई कभी कोई, क्योंकि जिस दर से कोई खाली नहीं जाता था, जिनकी इच्छाएं, कामनाएं जिस दरवाजे पर आकर पूरी होती थीं, भरपेट भोजन मिलता था और जाते समय भिक्षा के रूप में बहुत सारे पदार्थ भी मिलते थे। ऐसे घर में कोई ना कोई आता जाता रहता था। इसलिए उन्होंने कहा कि माँ के कारण, ये माँ की उदारता, ये माता का व्यक्तित्व है, ये गुण, ये भाव संस्कार रूप में महादेवी को भी प्राप्त हुए। इसलिए चाहे भक्तिन हो, चाहे बिबिया हो, चाहे चीनी फेरी वाला हो, या अन्य अनेक पात्र जिनको महादेवी ने अपने गद्य साहित्य में, अपने संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में जीवंत बना दिया, वो उन्हें जो आत्मीयता, जो स्नेह, जो प्यार महादेवी से घर में बैठकर मिलता था, उनकी रसोई में जो रसोई बनाने का काम करने वाली भक्तिन है, उनके व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, परिवार में और समाज में उनकी जो स्थितियां थी, उनके अंदर तक पहुंचकर उनकी मदद करना, उनकी संवेदनाएं बांटना, उनको यथासंभव कुछ न कुछ देते रहना, ये भावना महादेवी वर्मा के पास जो आई, वो माता के कारण आई। सूरदास पिछवाड़े के द्वार पर खंजड़ी बजाकर भजन सुनाता। कभी पड़ोस का कोई दरिद्र बालक नया कुर्ता पहनकर आंगन में चौकड़ी मारते हुए दिखाई देता, और कभी कोई वृद्धा ब्राह्मणी भंडार घर की देहली पर सीधे गरियाते मिलती। तो ये जो अतीत के चलचित्र नाम की पुस्तक में उन्होंने ये लिखा, वास्तव में स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, ये वो विलक्षण धरोहर हैं हिंदी जगत की, जिनको पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए वो गद्य की नहीं, पद्य की रचनाएं लगती हैं। तो ऐसा गीति गद्य निर्मित करने वाली छायावादी कवियों ने और रचनाकारों ने, प्रसाद पंत निराला, महादेवी, हम राम की शक्ति पूजा पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे संस्कृत काव्य पढ़ रहे हैं। हम पल्लव की भूमिका पढ़ें, पंत की कविताएं पढ़ें, और प्रसाद का हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इस तरह की उनकी चाहे लंबी कविताएं, पैशोला की प्रतिध्वनि या अशोक का शस्त्र समर्पण या महाराणा का महत्व,
लंबी या छोटी जो भी कविताएं हों, कामायनी, आंसू, उधर तितली और कंकाल, इस तरह की तमाम गद्यात्मक नाट्य रचनाएं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, तो हम देख सकते हैं कि छायावादी कवियों ने विषय वस्तु को और भाषा को जो उत्कर्ष प्रदान किया वह स्तुत्य है, वह वंदनीय है। उसी कड़ी में महादेवी वर्मा शामिल हैं, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, जो मध्य प्रदेश में है, वहां संपन्न हुई। उनके घर पर संस्कृत, उर्दू, इसका पठन पाठन, इसका प्रयोग अनुप्रयोग होता था। चित्रकला और संगीत, इसकी शिक्षा भी उन्होंने घर से प्राप्त की, क्योंकि उस युग में बच्चों को, विशेष रूप से कन्याओं को, लड़कियों को, ये तमाम तरह की गायन की, नृत्य की, संगीत की, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला आदि, ये तमाम जो घरेलू कलाएं हैं उनकी शिक्षा दी जाती थी। तो महादेवी वर्मा भी उस तरह से एक सुघड़ गृहिणी की तरह वो प्रतीत होती हैं। छठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका विवाह कर दिया गया। छठी कक्षा में जो अवस्था है, जो उम्र है, हम जानते हैं 12-13 वर्ष की अवस्था। महादेवी वर्मा के श्वशुर लड़कियों की शिक्षा के विरुद्ध थे। वह युग जहां पर लड़कियों को विद्यालय, शिक्षा संस्थानों में भेजने की परंपरा नहीं थी, और इसलिए महादेवी का अध्ययन क्रम शादी के पश्चात कुछ दिनों के लिए स्थगित भी हो गया था। श्वशुर के देहांत के बाद प्रयाग में महादेवी वर्मा ने पुनः विद्या अध्ययन प्रारंभ किया। फिर से उनके भीतर का जो सारस्वत कृपा थी भीतर की, जिसके लिए वो अध्ययनरत, अध्ययनशील रहना चाहती थी, उसका पुनः अवसर मिला। 13 वर्ष की आयु में महादेवी वर्मा ने मिडिल की परीक्षा प्रयाग से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस तरह प्रयाग विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात वो आपका अध्ययन अग्रसारित हुआ, आगे बढ़ा। विद्यालयी शिक्षा, महाविद्यालयी शिक्षा, एमए संस्कृत विषय में उत्तीर्ण की। उसी एमए संस्कृत का रचनात्मक प्रभाव उनकी रचनाओं पर, उनकी भाषा पर हम सब देख सकते हैं। महादेवी वर्मा का विवाह संबंध डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ बहुत दिनों तक नहीं टिक सका। संबंध विच्छेद हुआ और उसके कई कारण भी बताए गए। शचीरानी गुर्टू, जिन्होंने महादेवी वर्मा पर बहुत शोधपरक कार्य किया, पुस्तक लिखी, उन्होंने लिखा, माता पिता की स्नेह छाया में अबोध शैशव बिताकर जीवन की कठोर वास्तविकता जब उनकी बुद्धि के सयानेपन से आ टकराई, तो अनमोल भावनाओं के कारण दो भिन्न हृदय प्रेम सूत्र में न बंध पाए। अब ये जो भिन्न भिन्न भावानुभूतियों से जुड़े हुए हृदय थे पति पत्नी के, उनमें बहुत लंबा रिश्ता नहीं रह पाया। तभी उनके मानस से नीरवता, बेचैनी और धुंधलेपन की छाया पर्याप्त हो गई। यौवन के तूफानी क्षणों में जब उनका अल्लड़ हृदय किसी प्रणयी के हृदय को मचल रहा था, तब गगन के शामियाने पर स्नेह ज्योत्सना छिटक रही थी। तभी अकस्मात विफल प्रेम की धूप खिल खिल पड़ी और पुलक कर प्राणों की धूमिल तान अस्पष्ट रेखा सी अंकित हो गई। शचीरानी गुर्टू ने जिस तरह से महादेवी के उस युवा अवस्था में अनुभव की जाने वाली उन स्थितियों का, उस मानसिकता का बोध करते हुए, आत्मसात करते हुए वर्णन किया, वो वास्तव में विलक्षण है। गंगा प्रसाद पांडे ने भी महादेवी वर्मा पर बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। महीयसी जैसी उपाधि जिस महादेवी को दी गई, उनकी परित्यक्त और उपेक्षित नारियों के पीत कृत मुख
भारतीय समाज में काले हिंदू लॉ के समक्ष उन्होंने स्वस्वीकृति के बिना विवाह के डंक की चोट के साथ समाज तथा संसार के कटुतम व्यंग्य प्रहार करते हुए चुनौती देकर ही अपने जीवन क्रम की नींव धरी थी। उन्होंने जो उचित समझा सो किया, हठ के साथ किया। महादेवी हठी थी, संकल्पी थी, क्योंकि वो बाहर भीतर उनके आचरण में, व्यवहार में कहीं दोहरापन नहीं था। जो वो सोचती थी उसी को जीती थी। इसलिए उन्होंने प्रयाग महिला विश्वविद्यालय की प्रधान अध्यापिका के रूप में अपनी सेवाएं दी, एक शिक्षिका के रूप में, मुख्य अध्यापिका के रूप में, और फिर प्रयाग महिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य के पद को भी वो लंबे समय तक सुशोभित करती रहीं। महात्मा गांधी के द्वारा महादेवी वर्मा की समाज सेवा के कार्य, वो उनकी प्रशंसा हुई, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। महादेवी वर्मा अनेक वर्षों तक चांद पत्रिका की संपादिका भी रह चुकी थी। इसका मतलब उनके पास एक पत्रकार के गुण भी थे। पत्रिका का संपादन, कविता और गद्य का लेखन और परिवार के, समाज के स्तर पर संतुलन, ये सब कुछ बनाना, ये वास्तव में एक बड़ी चुनौती भी थी। और उस चुनौती का सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त करना, ये एक बड़ी उपलब्धि भी थी। इसलिए गांधी जी के जीवन का, व्यक्तित्व का, उनके आचरण व्यवहार का, उनके वांग्मय का महादेवी वर्मा पर बहुत प्रभाव भी दिखाई देता है। उनकी वेशभूषा देखकर, उनका रहन सहन देखकर, उनका विराट विशाल मस्तक और एक सौम्य गांभीर्य उनके चेहरे पर जिस तरह से दिखाई देता है, वो सब महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व को, उनके भावलोक को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने अपने सद्प्रयासों से साहित्यकार संसद की स्थापना भी की थी। वो चाहती थी कि साहित्यकारों का समूह एकत्रित हो और एक साथ बैठकर चर्चा परिचर्चा हो, समकालीन समसामयिक समस्याओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श हो और फिर उसमें क्या योगदान हो सकता है, क्या किया जा सकता है लेखन के स्तर पर और व्यावहारिक रूप से। इसलिए महादेवी वर्मा के साहित्यिक, शैक्षिक और सामाजिक प्रदेय हेतु भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण मान सम्मान से, पुरस्कार से सम्मानित भी किया। महादेवी इस पुरस्कार की हकदार तो थी ही, और भी बड़े बड़े पुरस्कार, सम्मान उन्हें प्राप्त होते रहे। इस दृष्टि से हम देखें कि महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार, सम्मान है और बहुत प्रतिष्ठित सम्मान भी उसे कहा जाता है। इसी तरह उनको नीरजा पुस्तक के लिए सेकसरिया पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और भारतीय ज्ञानपीठ के संचालकों ने कुछ देर से सही, लेकिन महादेवी वर्मा को, उनकी सृजनात्मकता को पहचाना और उनकी पुस्तक यामा, जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, उसका जो प्रारंभिक संस्करण था वो चित्रात्मक प्रकाशित किया गया था एक बड़े आकार में। ऐसी यामा काव्य पुस्तक के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ने उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो महादेवी वर्मा इन पुरस्कारों से उनकी पहचान नहीं बनी, बल्कि ये पुरस्कार महादेवी वर्मा को जब दिए गए तो इनका गौरव बढ़ा कि वो महान, वो विराट, वो विशाल व्यक्तित्व की धनी महादेवी वर्मा
इन पुरस्कारों से नवाजी गईं। इसलिए महादेवी वर्मा का जो साहित्य है उसमें कविताएं, गद्य, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, ये सब कुछ मिलता है। उनकी कविताओं में निहार काव्य संग्रह, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये जो काव्य रचनाएं थीं, काव्य संग्रह थे, जिनमें उन्होंने नए नए प्रतीक गढ़े, नए नए बिंबों का विधान किया और एक लय विधान के साथ, एक अनुवृत्ति के साथ जो गीत और जो कविताएं उन्होंने लिखी, वो मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इस तरह की उनकी कविताएं जो कंठस्थ सहज रूप से हो जाती थीं, जो अविस्मरणीय बन जाती हैं, उनकी सृजन धर्मिता इस दृष्टि से प्रणम्य है और स्तुत्य है। ऐसी कवित्रियां, ऐसी लेखिकाएं बहुत विलक्षण होती हैं। वो कभी कभार ईश्वरीय और सारस्वत अनुकंपा से जन्म लेती हैं। तो इस विषय को काव्य रचनाओं के परिचय के साथ यहीं विराम देते हैं और फिर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।